नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है। इसलिए आज हम आपको पिछले बार जो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर 2018 में संपन्न हुआ था, उस पेपर की आज हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये हमारा रीजनिंग का 6वां सेट है। इसके पहले भी हमने आपको रीजनिंग के इसी प्रकार के 5 वीडियोज कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 की भी रीजनिंग करा रहे हैं। अभी आपका हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 2021 में संपन्न हुआ है, उस पेपर की भी आपको रीजनिंग करा रहे हैं। आप दोनों प्रकार के रीजनिंग को देख सकते हैं। इस सेट में रीजनिंग के लगभग 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 27 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति में आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ऊपर आपको आकृति दिख रही है, इसमें से आपको वर्गों की संख्या गिननी है और इस 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए प्रयास करिए। आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है। मैंने कई बार आपको बताया है कि आप वर्गों की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले देखिए कि आकृति कैसी बनी हुई है। यहाँ पर देखिए रोज कितनी है, 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इसमें रो और कॉलम सेम है, तो मतलब ये आकृति जो बनी है वर्ग बनी है। तो वर्ग के अंदर आपको वर्गों की संख्या जब भी ज्ञात करनी हो, तो मैंने आपके लिए ट्रिक बताई थी कैसे आप करनी है। या तो आप रोज को गिन लीजिए या तो कॉलम को गिन लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 हमने रोज को गिन लिया, और जो काउंटिंग है इसका स्क्वायर करके इनको जोड़ दीजिए। जितनी रोज होंगी उनका स्क्वायर करके जोड़ देना। मान लीजिए 5 5 होती तो 5 एक और बढ़ा देते संख्या, उनको जोड़ लेते हैं। अब इनको जोड़िए आप, 9 बनेगा 16, 16 9 25, 5 30। तो टोटल इसमें 30 वर्ग बनेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो रोज को गिन लीजिए, ये तो कॉलम को गिन लीजिए, दोनों सेम होंगे। और जितने हों, मान लीजिए 3 हैं 4 हैं, तो वैसे आपको स्क्वायर बढ़ाते जाना है या फिर घटाते जाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे आपको 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न व्यक्ति का चुनाव करना है आपको। ये आपको 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? सीवी रमन, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोचने का प्रयास करिए। देखिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तीनों का नाम किस में आता है? स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर आता है, जिन्होंने संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए। जबकि सीवी रमन जो थे एक वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अलग कौन से हैं? 3 देखिए स्वतंत्रता सेनानी हैं, जबकि एक इसमें वैज्ञानिक रखे गए हैं, तो वैज्ञानिक वाला इसमें से विषम होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अनीस और मनीष अक्षरों का खेल खेल रहे हैं। अनीस ने एक श्रृंखला लिखी है और मनीष को उस श्रृंखला के अगले पदों को भरने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो अगले दोनों पद हैं उसको आपको बताना है आप कैसे भरेंगे। तो पहले देखिए ए जेड लिखा गया है, उसके बाद सी एक्स लिखा गया है, तीसरे में ई वी लिखा गया है। तो चौथा और पांचवा आपको पद बताना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ए जो आता है पहले स्थान पर आता है और जेड जो है वो 26वें स्थान पर आता है। मतलब ए का जो अपोजिट होगा, मतलब ए की स्टार्टिंग, जो अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग ए से होती है और जेड लास्ट होता है। तो अगर अपोजिट देखें ए का अपोजिट तो जेड होगा। तो यहाँ पर अपोजिट वाले लेटर रखे गए हैं। ए का अपोजिट जेड है। सी हमारा तीसरे स्थान पर आता है। तो एक्स जो है वो अल्फ़ाबेट की सीरीज में पीछे से तीसरे स्थान पर आता है। वहीं पर ई की बात करेंगे तो ई जो अल्फ़ाबेट की सीरीज में स्टार्टिंग से 5वें नंबर पर आता है, तो वी जो है वो लास्ट से 5वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार 1 3 5 ऐसे सीरीज आगे बढ़ रही है। पहले हमने फर्स्ट नंबर वाले को लिया है, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ। इसके बाद जो हम लेटर्स लेंगे वो 7वें नंबर वाले को लेंगे। तो 7वें नंबर पे कौन आता है? जी आता है। और जी की अपोजिट की बात करेंगे तो पीछे से 7वें स्थान पर कौन होगा? पीछे से 7वें स्थान पर टी होता है। ठीक है, तो जी टी यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, पहले और तीसरे। तो आपको नेक्स्ट वाला 5वां पद ही मिलाना पड़ेगा। 7 के बाद आप 9वें लेटर को लेंगे। 9वां लेटर कौन सा होता है? आई। आई जो आता है स्टार्टिंग से 9वें स्थान पर आता है, तो लास्ट से 9वें स्थान पर कौन आएगा? आर आएगा। ठीक है, तो जी टी आई आर जहाँ पर लिखा हो उस ऑप्शन को आपको सही करना है। यहाँ पर अपोजिट लेटर्स रखे गए हैं, तो उसी हिसाब से आपको तीसरा ऑप्शन को सही करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया है
बहुत ही किफ़ायती मूल्य पर, किफ़ायती मतलब सस्ते मूल्य पर उपहार खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा बाजार है। ठीक है, कोई बाजार में व्यक्ति गए होंगे तो वहाँ पर जो बाजार हैं वो सबसे अच्छा बाजार है अगर आपको सस्ते मूल्य पर उपहार खरीदने हैं तो। निष्कर्ष में क्या लिखा गया है, इस निष्कर्ष में से बताना है कि कथन के अनुसार कौन से निष्कर्ष आपको तर्क संगत लग रहे हैं। पहले में लिखा गया है उपहार खरीदने के लिए अन्य स्थान भी उपलब्ध हैं, बिल्कुल सही है। देखिए उपहार के लिए तो अन्य स्थान भी हैं, लेकिन प्रश्न में लिखा गया यह सबसे अच्छा बाजार है। तो दूसरे को पढ़ते हैं, इस बाजार में कोई भी सबसे कम मूल्य में उपहार प्राप्त कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा ही गया है कि बहुत ही किफ़ायती मूल्य पर, मतलब बहुत ही कम मूल्य पर उपहार खरीदने का ये सबसे अच्छा बाजार है। बाजार तो बहुत हैं, लेकिन अगर सबसे कम मूल्य की बात करेंगे उपहारों की तो आप इस बाजार से खरीद सकते हैं। तो दोनों ही निष्कर्ष जो हैं इसके तर्क संगत लगेंगे कथन के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, श्रावणी प्रभु की माँ है, प्रभु की इकलौती बहन के पिता का श्रावणी से क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। आप बिना डायग्राम बनाए ही इसे लगा सकते हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए श्रावणी के बारे में चर्चा की है। श्रावणी जो है वो प्रभु की माँ है, तो प्रभु जो होगा एक जनरेशन नीचे होगा। ठीक है, श्रावणी लेडीज इसके बारे में आपको बताया गया है, माँ है तो लेडीज होगी। और यहाँ पर लिखा गया है प्रभु की इकलौती बहन, तो प्रभु की जो बहन होगी उसके पिता, जब पिता की बात करेंगे तो प्रभु के पिता भी होंगे, उसके बहन के पिता भी होंगे, इसका मतलब श्रावणी के पति होंगे। ठीक है, तो इकलौती बहन के पिता का श्रावणी से क्या रिलेशन होगा, तो श्रावणी क्या लगेंगे, पति लगेंगे। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। छठवां क्वेश्चन है, देखिए रक्त संबंध से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर एक्स जो है वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, डब्लू जेड के पिता हैं, तो जेड का पति डब्लू का क्या लगेगा। देखिए रिलेशन से कम आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आएगा, क्लॉक से भी क्वेश्चन आएगा, तो किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। सारे टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। करने का प्रयास करिए, हम ही लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक्स जो है वाई की बहन है, जिसका जेंडर आपको बताता जाएगा, उसके ऊपर आप प्लस माइनस लगाते जाएंगे तो आगे आपको संबंध बनाने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए बहन है ना एक्स, तो माइनस लगा दीजिए। अब क्या कह रहा है, जेड जो है वाई की माँ है, तो मतलब एक जनरेशन ऊपर जाएंगे आप, जेड दोनों की माँ होगी ना, माइनस लगा दीजिए। डब्लू जेड के पिता हैं, तो एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, पिता है मतलब प्लस लगा देंगे। तो आगे आपसे पूछा जेड का पति, जेड का जो पति होगा वो डब्लू का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, क्योंकि डब्लू की पुत्री जेड है और जेड का जो पति होगा डब्लू का दामाद लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। एक बार देख लीजिए, लगाने का प्रयास करेगा, दामाद सही उत्तर निकलेगा। सातवां क्वेश्चन है, देखिए कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है। कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कथन में लिखा गया है परिधान कंपनी के प्रबंधक ने घोषणा की है कि हम अपनी कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अधिक दर्जियों की नियुक्ति करना जरूरी है। अभी आपके पास 3 अवधारणाएं हैं, इसमें से बताइए इस कथन के अनुसार कितनी अवधारणाएं आपको अंतर्निहित लग रही हैं। देखिए कथन में लिखा गया परिधान कंपनी मतलब कि कपड़े की कंपनी के जो प्रबंधक ने घोषणा की है कि हम अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं। आप विस्तार कब करेंगे, जब कंपनी अच्छी चल रही होती है, ग्राहक आ रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हम दर्जियों की संख्या को बढ़ा करके अपनी कंपनी का विस्तार करेंगे तो हमारी कंपनी और अच्छा प्रॉफिट लेगी। अब देखिए धारणा देखिए, यहाँ पर मौजूदा दर्जी आधुनिक डिजाइन नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी चर्चा नहीं की गई है कथन में, तो हम इसको गलत कर देंगे। दूसरा देखिए विस्तार करने के बाद अधिक बिक्री होगी, बिल्कुल अभी बिक्री हो रही है तभी तो विस्तार कर रहा है, तो अधिक दर्जी की नियुक्ति करेगा तो बिक्री तो अवश्य होगी। यहाँ पर तीसरे में क्या लिखा गया है, विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल देखिए विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी आप विस्तार करेंगे तो आपके पास ग्राहक आएंगे, तो उसके लिए आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरा और तीसरा ही अंतर्निहित है कथन के अनुसार। पहले में आधुनिक डिजाइन के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आप उसको सही नहीं करेंगे। दूसरा और तीसरा ही ऐसा आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, तो ये धारणाएं आप बना सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, देखिए विषम की आपको पहचान करनी है। ABCD आपको 4 चित्र नजर आ रहे हैं, इनको चारों को आपको गौर से देखना है और अलग कौन सा चित्र आपको इसमें से लग रहा है वो बताना है आपको। प्रयास करिए, आकृति को देखिए कैसे आकृति चेंज हो रही है। यहां पर आप देख रहे होंगे
कि पहली आकृति को देखिए और बाकी तीनों को देखिए। यहाँ पर देखिए पंचभुज है, यहाँ पर देखिए वर्ग बना हुआ है, त्रिभुज है। इसके अंदर की संरचना को अगर आप देखेंगे तो अंदर की संरचना में एक इस प्रकार से अंडाकार गोला है, फिर उसके अंदर भी एक गोला आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर से कटा हुआ नजर आ रहा है ना, इसमें भी नजर आ रहा है, इसके अंदर भी, इसके। लेकिन पहले वाले में देखेंगे तो एक सिंपल सा ही अंडाकार गोला रखा गया है, जबकि 3 में एक गोले और अंदर इस प्रकार से रखे गए हैं, इसलिए भिन्न कौन सा होगा? पहला ही वाला ऑप्शन जो होगा वो भिन्न होगा। देखिए अंदर की संरचना देखिए गोले के अंदर, और बी और सी डी ऑप्शन में देखेंगे तो ये संरचना ही बिल्कुल अलग लग रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। लास्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन रखा गया है। 9वां क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। ए बी सी डी आपको 4 ये चीज़ें दी गई हैं, इसमें से आपको विषम कौन सा लग रहा है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सिग्मा का चिन्ह है, और ये आप जानते हैं समाकलन इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये ट्रायंगल का चिन्ह है, और यहाँ पर पीएच लिखा गया जो कि शॉर्ट फॉर्म है। तो बाकी सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई ना कोई चिन्ह है, जबकि पीएच जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए अलग कौन सा होगा? ये पीएच का कोई भी चिन्ह नहीं है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। जब हमको विज्ञान के क्वेश्चन कराएंगे ना साइंस के, तो वहाँ पर विज्ञान में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि पीएच में पी का अर्थ क्या होता है। तो ये साइंस में आपको हम बताएंगे, उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है पीएच जो है वो अलग होगा, बाकी सभी साइन है, पीएच साइन नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन जो है विषम है। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पी का अर्थ मल्टीपल लिखा गया है, आर का अर्थ प्लस लिखा गया है, टी का अर्थ भाग लिखा गया है, एस का अर्थ जो है माइनस लिखा गया है। तो इस समीकरण की आपको वैल्यू बतानी है। आप भी करना स्टार्ट करिए, हम भी करते हैं। यहाँ पर देखिए 51, टी का अर्थ जो है वो भाग लिखा गया है, और फिर पी का अर्थ मल्टीपल लिखा गया है, एस का अर्थ जो है माइनस लिखा गया है, और आर का अर्थ प्लस लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग हल होगा, 17 तो 51 होगा, 17 आएगा, 17 का फिर मल्टीपल होगा, तो 17 धाम में 170 हो जाएगा, और फिर घटा लीजिए इसको, तो 170 में से 2 जाएगा तो 168 आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा लेटर आएगा, ये आपको बताना है। श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है ये आपको समझना पड़ेगा। जब श्रृंखला को आप समझ लेंगे तो लेटर आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्यू जो है उसका अगर हम नंबरिंग की बात करें, अल्फ़ाबेट में क्यू जो आता है 17वें स्थान पर आता है, ठीक है, समझ गए। टी किस स्थान पर आता है? 20वें स्थान पर आता है, मतलब कि 3 की बढ़ोतरी हुई है, 17 3 20। डब्लू जो आता है किस स्थान पर आता है? 23वें स्थान पर, तो फिर से 3 की बढ़ोतरी हुई है। जेड आता है 26वें स्थान पर, तो फिर से 3 की बढ़ोतरी हुई है। तो जेड से 3 बढ़ाइए। अब देखिए जेड से खत्म हो जाती है अल्फ़ाबेट की, लेकिन आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो जेड के बाद अगर 3 बढ़ाएंगे तो ए बी सी, तो यहाँ पर सी आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला। अब सी देखिए तीसरे स्थान पर आता है, तो 3 और आगे बढ़ाएंगे तो एफ जो आता है वो 6वें स्थान पर आता है। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, जो हमने सी लगाया है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति मिलती जुलती है, ये आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न आकृति है, इसी के जैसे ही मिलती जुलती आपको आकृति बतानी है कि इसमें से किसमें रखा गया है, ए बी सी डी में से किसमें रखा गया है। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको दिख सके। ये देखिए, इस आकृति को आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए। प्रश्न आकृति है और इससे मिलता जुलता ए बी सी डी में से बताइए। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं, इस आकृति में आपको यहाँ पर वर्ग अंदर नजर आ रहा है, जबकि पहले वाले में अंदर वर्ग नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे और चौथे में है। लेकिन चौथे वाली आकृति के अंदर ये वाली आकृति, छोटी वाली आकृति देखिए, ये अलग कर दी गई है। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ही वाला ऑप्शन जो है वो मिलता जुलता, जो एरो की डायरेक्शन है नीचे कर दी गई है, लेकिन मिलता जुलता तो है ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? सी वाला विकल्प किस में रखा गया है? पहले वाले ऑप्शन में रखा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्शन वाइज चलाना स्टार्ट करना है। श्रीमान एक्स को ए बिंदु से मैराथन पर दौड़ लगवानी है। तो ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है, पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोग पढ़िए, हम भी साथ साथ आपके लगाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ने में भी समय लगता है लेकिन करने में समय नहीं लगता है। तो सबसे हम पहले डायरेक्शन बना लेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी हिसाब से चलाना स्टार्ट करेंगे। एक्स जो है ए बिंदु से स्टार्टिंग कर रहा है, ए बिंदु से मतलब कि यहाँ पर ए बिंदु मान लेंगे हम, और उत्तर डायरेक्शन की ओर 5 किलोमीटर चलाएंगे। 5 किलोमीटर उत्तर डायरेक्शन की ओर चलाएंगे
तो ये बी स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर जाता है और सी बिंदु पर पहुंचता है, मतलब दाईं ओर मुड़ेंगे तो इधर की ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर जाएगा, सी बिंदु पर पहुंच जाएगा। फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर जाता है, तो ये बराबर की साइड हमारी 5 है, तो 5 तो ये जाएगा ही जाएगा, 3 और जाएगा। तो अब ये कहाँ पर पहुंच गया, अब ये पहुंच जाएगा जाकर के डी बिंदु पर। तो एक बार देख लेते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया। डी और ए के बीच की कम से कम दूरी पूछी गई है। देखिए आगे आप चला ले जाइए ई तक, फिर ई के बाद एफ भी दिया गया, जी भी दिया गया है, लेकिन पूछा गया है ए और डी के बीच की दूरी, तो यहीं से आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ से मुझे ध्यान आ गया कि पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या गया है। ऐसा नहीं कि हम टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, उसको एच बिंदु तक पहुँचा दे रहे हैं, बाद में घूम करके आपसे डी और ए के बीच की दूरी पूछी गई है। तो ये दूरी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस लगा दीजिए। ये साइड देखिए 6 है और नीचे वाली 3 है, और एक कर्ण आपसे पूछा है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, तो ये कर्ण का स्क्वायर निकल आएगा। तो 6 36, 36 9, 36 9 आ जाएगा 45, और 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 पन्ना 45, तो 3 बाहर निकल आएगा, 3√5 जो आएगा वो इसका उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा प्रश्न को पढ़ लेंगे ना, तो एच बिंदु तक आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है, डी और ए के बीच की दूरी से आपका काम चल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया, अनुशासन लागू करने के लिए ट्रकों का तुला चौकी पर वजन किया जाता है, यदि वे अतिभारित होते हैं तो उन पर 6000 का जुर्माना लगाया जाता है। मतलब समझें आप, मतलब कि जो ट्रक ओवरलोडेड होते हैं उन पर 6000 का जुर्माना लगाया जाता है। आपने देखा होगा टोल टैक्स के पास में तुला चौकी लगी होती है। तुला चौकी मतलब वेट नापने की मशीन, जहाँ पर ट्रक को खड़ा किया जाता है, फिर उसका ट्रक को नापा जाता है। अगर ये ओवरलोडेड निकलते हैं तो उन पर 6000 का जुर्माना लगाया जाता है। तो निष्कर्ष को देखते हैं, ट्रक मालिक द्वारा सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसलिए सरकार इसे लागू करना चाहती है। बिल्कुल सही है, 6000 का जुर्माना इसीलिए लगा रही है कि सख्ती से पालन हो, क्योंकि ओवरलोडेड जो ट्रक होते हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर का उन पर नियंत्रण नहीं होता है, अपने साथ साथ 2-4 को और ले जाते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि ओवरलोडेड ट्रक जो हैं वो रास्ते पर नहीं चलें। दूसरा है, सरकार ट्रक मालिकों की परेशानी नहीं समझ रही, ये बिल्कुल गलत है। ट्रक मालिकों को समझना चाहिए कि हम एक गाड़ी में 1.5 गाड़ी का वजन लोड करके चल रहे हैं, इससे हम दुर्घटना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप किसको सही करेंगे, कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है, पहला वाला ही निष्कर्ष तर्क संगत है। अगर हम लोग ट्रक मालिकों की तरफ से देखें तो ट्रक मालिकों को ऐसा लग रहा होगा कि सरकार उनकी परेशानियों को नहीं समझ रही है, लेकिन हमको कथन के अनुसार चलना है। ट्रक मालिक तो समझेंगे ही कि सरकार हमको नहीं समझ रही है, हम एक गाड़ी की जगह 1.5 गाड़ी माल को ले जाएंगे। तो पहला वाला तर्क ही तर्क संगत है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आपको श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला के दूसरे भाग को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसमें ठीक पहले एक वर्ण और ठीक बाद में एक चिन्ह होने वाली कितनी संख्याएं आपको बताना है। तो इसका मतलब ये है कि श्रृंखला को हम सबसे पहले गिनते हैं, श्रृंखला में कितने टोटल पद हैं। अगर आप सबको गिनेंगे तो इसमें आपको 22 पद नजर आएंगे। इसमें 2 भाग आपको करने हैं, तो पहला भाग हमारा 11 का होगा, दूसरा भाग 11 का होगा, टोटल 22 की हो जाएगी। तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ 7 तक जो होंगे वो 11 पद कंप्लीट हो जाएंगे। तो 7 के बाद ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग को उल्टा करना है, मतलब जो एंड से स्टार्टिंग हो रही है वो स्टार्टिंग आपको पीछे से करनी पड़ेगी। उल्टा करना मतलब पीछे से स्टार्टिंग करनी है। तो 7 तक तो सेम रहेगी सीरीज, इसके बाद उल्टी हो जाएगी, फिर आपको 1 लिखना पड़ेगा @QL/B x+YN और एंड का निशान। इस प्रकार से 7 के बाद में ये सारे आपके 11 लेटर्स इस प्रकार से आएंगे। अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले वर्ण आए और उसके बाद में चिन्ह आए। ठीक है, तो संख्या को देखिए, 2 के पहले देखिए चिन्ह आ रहा है, बाद में लेटर आ रहा है, ऐसा नहीं लेना है आपको। 5 देखिए, 5 जो है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया। 5 ऐसी संख्या है जिसके पहले देखिए वर्ण आ रहा है, के आ रहा है ना 5 के पहले, और बाद में एक चिन्ह आ रहा है, प्रतिशत का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप बन गया ये। ठीक है, आगे देखते हैं 7 संख्या को। 7 के बाद में, 7 के पहले देखिए लेटर आ रहा है, लेकिन बाद में भी बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो 7 नहीं होगा। इसके बाद देखिए फिर सीरीज आपको नीचे वाली देखनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, आगे कोई संख्या ही नहीं है। तो ऐसे आपको कितने ग्रुप मिलेंगे, एक ही ग्रुप मिलेगा।
के 5%। तो संख्या बीच में है, उसके पहले वर्ण आना चाहिए, बाद में चिन्ह आना चाहिए, ऐसा ग्रुप बनेगा सिर्फ एक। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। मतलब एक ही ग्रुप ऐसा बनेगा। भाग को उल्टा कर लीजिए या फिर सीधा कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन आया है। कैलेंडर के आप क्वेश्चन लगाना जानते होंगे। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसकी कोडिंग आपने पढ़ी होगी तो आप इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले 26 लिखिए, जनवरी की कोडिंग 1 होती है, 18 साल हैं, 18 साल में आपको देखिए कि लीप ईयर कितने निकलेंगे, तो 4 लीप ईयर निकलेंगे। और ये देखिए 2000 शताब्दी वाला है ना, तो 400 से भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा। अगर 0 शेषफल आएगा तो इसकी जो कोडिंग होगी वो 6 होगी। इन सबको जोड़ करके 7 से भाग कर दीजिए और जो शेषफल आते जाए उसको लिखते जाइए, क्योंकि वही आपके ऑड डेज होंगे। तो यहाँ पर अगर सबको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए या फिर अलग अलग पदों में भी 7 से भाग करके आप शेषफल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 7 × 21, 5 शेषफल बचेगा, इसमें तो जाएगा ही नहीं। 7 दूनी 14, 4 बचेगा, इसमें जाएगा नहीं और इसमें भी नहीं जाएगा। 6 4 10, 4 14 और 14 6 20, 20/7 करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 शेषफल बचेगा। और 6 शेषफल अगर आया तो दिन निकल कर आएगा, 6 की कोडिंग होती है शुक्रवार। 7 अगर निकल के आता या फिर 0 शेषफल निकल के आता तो शनिवार हो जाता। अगर 1 निकल कर आता तो कोडिंग के अनुसार वो रविवार हो जाता। ये सारी आपको कोडिंग जो है वो कैलेंडर चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। आप लोगों ने पढ़ी होंगी। कैलेंडर आपके शुरू से एग्जाम में क्वेश्चन में सारे सवाल आ रहे हैं। नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा कैलेंडर से क्वेश्चन आया। एक ही सेट में आपसे 2 कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे गए, वो भी एक ही टाइप से पूछे गए। 30 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, बताइए। कैलेंडर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। कैसे पढ़ा है आपने? जिस हिसाब से आपने पढ़ा हो, जैसे आपने कोडिंग पढ़ी हो। हमारी कोडिंग अलग हो सकती है, आपकी कोडिंग अलग हो सकती है, लेकिन उत्तर सेम आएगा चाहे आप किसी प्रकार से लगाएं। तो यहाँ पर 30 लिख लीजिए। मई की कोडिंग कितनी होती है? मई की कोडिंग होती है 2। 20 यहाँ पर देखिए, 20 क्या है यहाँ पर? 20 साल है और इस 20 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर पड़ेंगे। और ये शताब्दी ईयर कौन सा है? 200, 2000 है। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेषफल बचेगा और 0 शेषफल बचेगा तो इसकी 6 कोडिंग होती है। सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना शेषफल बचता है। अलग अलग पद में करते जाइए। इसमें 30 में करेंगे तो 2 शेषफल, 2 तो पहले ही है। 7 दूना 14, 6 बचेगा, 5 6, तो 6 6 12, 5 17 और 17 4 21, 21/7 मतलब कि 0 शेषफल। अगर 0 शेषफल आए तो हमने आपको बताया ना कितना आपको रखना है, शनिवार। 0 आएगा तो शनिवार, 1 आता तो रविवार। अभी देखिए पिछले वाले में 6 आया था तो उसमें हमने शुक्रवार रखा था। तो इस प्रकार से कोडिंग होती है। जब आप पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर को तभी ये सारे सवाल आप लगा सकते हैं। चौथा वाला उत्तर शनिवार, इसका उत्तर सही उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी। अब ये आकृति है, अगर आप इसे घुमाना चाहेंगे तो ABCD में से कौन सी आकृति आपके सामने आएगी? घुमाने का प्रयास करिए। अगर आप इसे क्लॉकवाइज लगभग 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये आकृति B आकृति जैसी आपको नजर आएगी। यहाँ पर देखिए जो प्लस लगा है ना, ये हमेशा ऊपर उभरा हुआ होगा। ये देखिए वैसी आकृति आएगी ना, इससे घूम करके 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो। बाकी आप कैसे भी घुमा लेंगे आपको कोई भी आकृति नहीं नजर आएगी। तो इसका B वाला ऑप्शन जो होगा वही सही ऑप्शन होगा। घुमाने पर ये B वाली आकृति आपको नजर आएगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। ABCD में से बताइए विषम कौन सी आकृति आपको नजर आ रही है। तो आप A आकृति को देख रहे हैं, ये वाली आकृति जो है पहले इस प्रकार से बनी हुई है। B वाले में क्या किया, इसे 90 डिग्री थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अगर घुमाएंगे इसको तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसे घुमाएंगे तो ये आकृति घूम करके ऐसे बन जाएगी। ये तीर का निशान ऐसे चला जाएगा। 90 डिग्री अगर आप B को घुमाएंगे तो D वाली आकृति बनेगी। अगर फिर से आप 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो ये कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। जबकि C वाले ऑप्शन में देखिए इस तीर के निशान को इधर इस साइड कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप घुमा रहे हैं
तो विषम कौन सा हो जाएगा, ये सी वाली आकृति नहीं बनेगी। बाकी सबको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपको आकृति जो है वो बनती नजर आएगी। तो एक ही साइड से आपको घुमाना है, वैसे आपको सारी आकृतियां मिलती जाएंगी। जो नहीं मिल पा रही उसे आप विषम में रख देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया है कोई पेड़ बंजर नहीं है। दूसरे में लिखा गया कुछ बंजर भूमि है। तो निष्कर्ष बताना है, कौन सा निष्कर्ष आपको तर्क संगत लग रहा है। सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम की सहायता लेते हैं। कथन में लिखा गया कोई पेड़ बंजर नहीं है, तो पेड़ का जो गोला होगा वो बंजर के साथ हम लोग अटैच नहीं करेंगे, अलग अलग रखेंगे दोनों को। दूसरे में लिखा गया कुछ बंजर भूमि है, भूमि का जो गोला होगा वो बंजर के साथ में अटैच करना पड़ेगा। कुछ बंजर जो है भूमि है, तो भूमि भी कुछ बंजर होंगी। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पेड़ भूमि है, कुछ पेड़ भूमि है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि पेड़ भूमि का कोई संबंध नहीं बताया गया है। दूसरे में कुछ बंजर पेड़ हैं, कुछ बंजर पेड़ हैं, जबकि पहले में लिखा गया कोई पेड़ बंजर नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण नहीं करेंगे या फिर तर्क संगत नहीं है, ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक है, वेन डायग्राम से आप आसानी से इसे देख सकते हैं किसका गोला किससे टच हो रहा है। जो बात बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट होगी ना, उसी निष्कर्ष को आपको सही करना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए रिलेशन से क्वेश्चन आया है। अवंतिका ने अपने दोस्त से एक लड़के का परिचय अपने पिता की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा के रूप में कराया, तो वह लड़का अवंतिका का क्या लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिए। ऐसे क्वेश्चनों में आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है। अवंतिका ने अपने दोस्त से एक लड़के का परिचय कराया, तो अवंतिका कह रही है ना, तो अवंतिका को बना लीजिए। अब अवंतिका आगे बताएगी कि उसका रिलेशन क्या है। अवंतिका कह रही है कि वह अपने पिता, एक जनरेशन ऊपर जाएगा पिता है, तो पिता की इकलौती बेटी, मतलब वो स्वयं की बात कर रही है। इकलौती बेटी का बेटा मतलब एक जनरेशन नीचे इसका बेटा है ये, जिसके बारे में चर्चा कर रही है। तो वह लड़का मतलब कि जिसके बारे में बात की इसने, वह लड़का अवंतिका का क्या लगेगा, बेटा ही लगेगा। आसान से आप देख रहे हैं ना, अवंतिका जिसके बारे में बात कर रही है कि अपने पिता की इकलौती बेटी वो स्वयं है, तो उसका बेटा इसका बेटा लगेगा अवंतिका का। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, वह बेटा अवंतिका का बेटा लगेगा। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। अब देखिए सारी आकृतियां आपको एक साथ नहीं नजर आएंगी, इसलिए पहली आप देख लीजिए, इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो नीचे की 3 आकृतियां देखिए, यहाँ पर तीर आपको नजर आ रही है, इसमें भी तीर है, इसमें भी तीर है। जबकि पहले वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉट पॉइंट रख दिया गया है, इसलिए विषम कौन सी आकृति होगी, पहली वाली आकृति ही विषम होगी। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसलिए इसको जल्दी से बता दिए हैं। वैसे भी आकृति आपको सारी अलग अलग दिखानी पड़ रही थी, तो आपका वैसे ही इसमें ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए पहला वाले ऑप्शन को आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। देखिए जब भी दर्पण प्रतिबिंब आपसे कहेगा तो इसके बगल में आपको रखना है दर्पण को। जब आपसे जल प्रतिबिंब करेगा तो आपको नीचे दर्पण को रखना है। इस प्रकार से आपको सोच के चलना पड़ेगा। तो आप बगल में दर्पण को रखिए और बताइए उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो बी वाले ऑप्शन को देखिए। ये काली वाली जो आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है ना, वो इसी साइड आएगा और उसके ऊपर ये होगा और इधर होगा जो खाली स्थान है वो वाली आकृति आएगी। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को देख करके बी वाले ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि चौथी भिन्न है। तो चौथी वाली आप भिन्न वाली का आपको पता लगाना है, मतलब विषम की आपको पहचान करनी है। ABCD में से चारों को देखिए, आप थोड़ा जूम करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर देख रहे हैं ना, 3 तीर जो हैं वो सभी बनी हैं। ACD को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें कहीं कहीं पर भी आपको डॉट डॉट नहीं नजर आ रहा है, जबकि बी वाली आकृति में जो तीर बनी है वो डॉट डॉट लाइनों से बनी है, इसलिए जो अलग होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो डॉट डॉट लाइनों से तीर बनी है, बाकी डायरेक्ट सीधी लाइनों से बनी है, इसलिए बी वाला ऑप्शन विषम होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आपको विषम की पहचान करनी है। बहुत क्वेश्चन देखिए विषम से आते हैं। शटर दिया गया है, डोर, विंडो, शेल्फ।
शटर देखिए दुकानों में लगी होती है, डोर आपके घरों में होता है, विंडो भी आपके घरों में होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि ये किसी न किसी प्रकार से आने जाने का माध्यम है। शटर भी आप खोलते हैं आने जाने के लिए, डोर भी आने जाने के लिए होता है, विंडो भी हवा के आने जाने के लिए होता है। तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने आने के लिए आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जबकि सेल्फ का मतलब क्या होता है, अलमीरा होता है, मतलब अलमारी। ये किसी चीज़ को रखने के लिए काम में आप प्रयोग करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए। ये आर पार जाने आने के लिए नहीं होती है। सेल्फ मतलब अलमीरा होती है, ठीक है। तो ये विषम होगा, बाकी तीनों एक ही प्रकार से रखे गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न और तर्क से क्वेश्चन आया है। प्रश्न में लिखा गया, क्या पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए? तो तर्क में लिखा गया, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना जरूरी है। या फिर दूसरा, नहीं, पूरी तरह से रोक लगाने पर लकड़ी संबंधित उद्योगों और पेशेवरों पर इसका असर पड़ेगा। तो देखिए इसके जो तर्क हैं वो दोनों ही प्रबल लग रहे हैं, क्योंकि देखिए पेड़ को अगर आप पाबंदी नहीं लगाएंगे काटने पर तो ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इससे क्या होगा, इसका सामना करने के लिए पेड़ काटने पर पाबंदी या फिर रोक लगानी चाहिए। ये भी एक हिसाब से तर्क जो है प्रबल है। लेकिन इस पर दूसरी बात ये निकल के चली आएगी कि लकड़ी संबंधी जो भी उद्योग हैं, यहाँ पर लिखा गया नहीं, पूरी तरह से रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि लकड़ी उद्योग जो है उस पर असर पड़ेगा। ये भी तर्क संगत है, क्योंकि आप पूरी तरह से पेड़ की बात करेंगे तो जो सूखे हुए पेड़ हैं उनको काटने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हरे जो पेड़ हैं उनको काटने पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसलिए तर्क के अनुसार हमारा पहला भी तर्क प्रबल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेड़ काटने रोकने चाहिए, ये भी सही है। और पूरी तरह से नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कुछ पेड़ जो हरे वाले होते हैं उन पर प्रतिबंध आप लगा सकते हैं, लेकिन सूखे पेड़ों को काटने की इजाज़त देनी चाहिए। तो पहला और दूसरा दोनों प्रबल होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम दिया गया, अभी इसको जूम करेंगे, लेकिन पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, पूछना क्या चाह रहा है। वेन आरेख में जो एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाया गया है। फ्रेंच स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानीज न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, अभी जूम करते हैं। फ्रेंच स्पेनिश पढ़ते हों लेकिन जापानीज नहीं पढ़ते हों, बताइए। फ्रेंच स्पेनिश पढ़ें लेकिन जापानी नहीं पढ़ें, तो ये 20 आप संख्या देख रहे हैं ना, ये 20 जो हैं वो फ्रेंच स्पेनिश पढ़ते हैं, जापानीज नहीं पढ़ते हैं। ये अगर जापानीज नहीं लिखता ये आपसे तो हम ये 4 को भी जोड़ लेते हैं। पिछले वाले सेट में आपने देखा था ना, हमने 20 4 24 कर लिया था, लेकिन अब की बार इसने साफ साफ लिख दिया है कि जापानीज ना पढ़ने वाले, इसलिए 4 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 4 जो हैं वो फ्रेंच स्पेनिश तो पढ़ते ही पढ़ते हैं लेकिन जापानीज पढ़ते हैं, तो जापानीज वाले को हमको नहीं लेना है, फ्रेंच स्पेनिश वाले को लेना है। तो 20 लोग ऐसे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन के हिसाब से? ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। तो ये हमारे यहाँ तक आपके इस सेट में 27 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। तो हमने आपको 27 क्वेश्चन करा दिए हैं। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है, इसका उत्तर ये से ये हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए आपने इन 27 प्रश्नों में कितने प्रश्न करने का प्रयास किया है। इसमें 3 से 4 प्रश्न काफ़ी अच्छे थे। तो आशा करते हैं आपका स्कोर जो हुआ होगा इसमें कम से कम 23 से 24 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो आपकी रीजनिंग जो है अच्छी मानी जाएगी। आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आएंगे। कम से कम 23 से 24 तक पहुंचने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इससे आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, ग्रैंड मास्टर की पदवी निम्नलिखित में से किस खेल में दी जाती है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि एन.टी. रामाराव या फिर एन.टी.आर. ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब की थी? तो एन.टी.आर. ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 में की थी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया था इसका, तो जहाँ पर भी 29 मार्च 1982 लिखा होगा वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, या तो फिर लास्ट में वीडियो के हम आपको बता देंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्या आप 23-24 तक सही कर पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें।